साईं IAS अकेडमी ठाकुर द्वारा साईं IAS अकेडमी ठाकुर द्वारा हिंदी विषय हमारा सामान्य हिंदी। देखिए, सामान्य हिंदी में हम बात कर रहे हैं वर्णमाला की। और कल की जो वीडियो थी, है ना, उसमें हमने बात करी थी स्वरों की। स्वर किसे कहते हैं, लेखन के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और उनकी मात्राएं कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद में हमने बात करी थी स्वरों के प्रकार की। तो हमने स्वरों के प्रकार में उच्चारण स्थान की बात करी थी, जैसे कंठीय, तालव्य, ओष्ठीय। फिर उसके बाद हमने बात करी थी उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार की, है ना। और प्रकार हैं स्वरों के, चूँकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग अलग वेरिएशन पर होते हैं, है ना। तो आज देखते हैं हम उसके बारे में। पूरी वीडियो देखें आप, है ना, वीडियो पूरी देखें, आखिर तक वीडियो को देखें, समझें, नोट्स बनाएं, है ना। एक भी क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला से आपसे नहीं बचेगा। सभी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, है ना। चाहे वो किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, यूपी के एग्ज़ाम हो, हरियाणा के एग्ज़ाम हो, बिहार के एग्ज़ाम हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहाँ भी हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, उत्तराखंड, हिमाचल, सब में आपको मिलेंगे। आप नोट्स बनाते रहिए और उनको पढ़ते रहिए लगातार। सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड, है ना। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं स्वरों के प्रकार की। उन स्वरों के प्रकार में हमने 2 प्रकार पढ़ लिए हैं, आगे हम बात करते हैं, देखिए, है ना। तो जीव या जिह्वा के उठने के आधार पर स्वर के प्रकार। तो जीभ के उठने के आधार पर स्वर जो होते हैं बेटा, वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। जीभ के उठने के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, उसके 3 प्रकार बताए गए हैं। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर, है ना। चूँकि वो हमें याद करने हैं, किस तरीके से हम लोग याद करें, तो हमने उसको एक तरीका दिया है जीभ के आकार में, है ना। मान लीजिए जीभ के आकार में हमने उसको तरीका दे दिया है ना। मान लो ये जीभ का आकार है, इस तरीके से ऐसा मान लो, ठीक है। पहला वाला हिस्सा अग्र स्वर में आ जाएगा, यहाँ से अग्र स्वर होंगे, बीच वाला हिस्सा मध्य स्वर हो जाएगा और पीछे वाला हिस्सा पश्च स्वर हो जाएगा। मतलब वो स्वर जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं, मतलब जीभ का अगला हिस्सा उठता है, जोर जीभ के अगले हिस्से पर लगता है, वो अग्र स्वर है। जीभ पर जोर अगर बीच में लगता है तो वो मध्य स्वर है, और जीभ के पिछले हिस्से पर अगर जोर लगता है तो वो पश्च स्वर है ना। तो ये मैंने लिख दिया, देखिए, ये वाला जो हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अग्र स्वर, है ना। यहाँ से जो जोर लगेगा वो हो जाएगा मध्य स्वर, और यहाँ जो जोर लगेगा वो हो जाएगा अपना पश्च स्वर, ठीक है। तो याद रखो, याद रखने का तरीका भी इससे ही है, इसी से हम याद कर लेंगे। देखिए, मध्य स्वर में केवल एक स्वर आता ए, ठीक है। ए मध्य स्वर है, ठीक है। आ पश्च स्वर है। मध्य स्वर एक ही है केवल,
इसका मतलब अब जो भी स्वर आएंगे वो या तो अग्र होंगे या पश्च होंगे। तो आ जो आता है वो पश्च स्वर में आता है, ए आ। छोटी ई और बड़ी ई दोनों आते हैं किस में, अग्र स्वर में। आप तुरंत इधर पहुंच जाइए क्योंकि इसमें तो एक ही आएगा केवल, है ना। छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये हो जाएगा अपना पश्च स्वर में, ठीक है। फिर यहाँ आ जाइए, ए और आई कहाँ हो जाएगा, अग्र स्वर में। पश्च स्वर में पहुंच जाइए, ओ कोमा औ पश्च स्वर, ये पश्च स्वर हो गए। अगर ओ आगत स्वर की बात करेंगे तो वो भी किस में आएगा, आगत स्वर ओ, वो भी अपना पश्च स्वर में आ जाएगा, है ना। तो कोई आपसे पूछेगा, वो पूछता मान लीजिए क्वेश्चन बना कर देता है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है, तो मध्य स्वर हो जाएगा ए मध्य स्वर हो जाएगा, है ना। ऐसे पूछ लेगा कौन सा मध्य स्वर नहीं है, ठीक है। तो मध्य स्वर नहीं है, तो मध्य स्वर ना होने का मतलब चार और ये सब ये मध्य स्वर में नहीं आते, है ना। मध्य स्वर में केवल एक आता, ठीक है। तो जीभ के उठने के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। अग्रस्वर कौन से होंगे, इनको बोलते समय जीभ का अगले भाग पर जोर पड़ता है। मध्य स्वर, इसको बोलते समय जीभ के बीच वाले हिस्से पर जोर पड़ता है, बल लगता है। और तीसरा पश्च स्वर, इनको बोलते समय जीभ के पिछले हिस्से पर जोर लगता है ना। तो इनको हम जीभ के आधार पर स्वरों को बांटते हैं हम तीन प्रकारों में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। उसके बाद चलते हैं, देखिए उसके बाद चलते हैं हम मुख विविर या मुख के खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार, मुंह के खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं। मुंह के खुलने के आधार पर मुंह कितना खुलता है, किस स्वर को बोलते समय मुंह कितना खुलता है, अगर हम उस आधार पर देखें तो स्वर चार प्रकार के बताए गए हैं। मुंह के खुलने के आधार पर किसको बोलते समय मुंह कितना खुलता है, ठीक है। कौन कौन से चार हैं देखिए, तो उसको याद रखने का हम एक तरीका बना लेते हैं। उसको याद रखने का तरीका बना लेते हैं चक्रीय क्रम में, ऐसे। सबसे पहले अर्ध, विव्रत स्वर, है ना। फिर उसके बाद में विव्रत स्वर, फिर तीसरे नंबर पर संवृत स्वर, चौथे नंबर पर अर्धसंवृत, स्वर। चार हो गए, ठीक है, चार हो गए। देखिए पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ की, देखो विव्रत स्वर कौन से होते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुंह सबसे ज्यादा खुलता है। विव्रत स्वर, इसका उच्चारण करते समय मुंह सबसे ज्यादा खुलता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मुंह खुलता है, सबसे ज्यादा मुंह खुलता है। है ना। संवृत स्वर की हम बात करें, संवृत स्वर तो कहा जाता है इसको बोलते समय सबसे कम मुंह खुलता है, सबसे कम मुंह खुलता है। इसकी बात करें अर्ध स्वर की, अर्ध विव्रत स्वर की, इसमें सबसे ज्यादा मुंह खुलता है। इसमें विव्रत से आधा मुंह खुलता है, विव्रत से आधा
मुंह खुलता है। इसमें सबसे कम खुलने का मतलब ना के बराबर मुंह खुलता है, बहुत कम मुंह खुलता है ना। संवृत से ज्यादा मुंह खुलता है। अर्धविवृत से थोड़ा कम होता है, संवृत से ज्यादा होता है। संवृत से ज्यादा मुंह खुलता है, संवृत से ज्यादा मुंह खुलता है। इसमें याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं। देखिए, याद करने का तरीका देखो, क्रम देखो। सबसे पहले स्वर में ए आता है। ए जो स्वर जो है वो किस श्रेणी में आएगा? अर्धविवृत में। विवृत में केवल एक स्वर आता है, वो होता है आ। आ स्वर विवृत है ना। इसमें देखिए, छोटी ई संवृत में, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो ए आ, ई उ ऊ। इसमें केवल देखिए, पहले ध्यान से, इसमें आएगा ए, तो इसमें आ जाएगा आई। इसमें आ जाएगा ओ, तो इसमें आ जाएगा औ। ये याद करने का तरीका हो जाएगा। ऐसा अगर याद करोगे तो शायद आप ना भूलो, है ना। इस क्रम में आपको याद रखना है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, समझा देता हूँ। ये जो विवृत स्वर है, इसके बारे में कहा था सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है। मुंह खुलने का मतलब है ना। अब तुमने देखा होगा, एक छोटा बच्चा होता, वो मिट्टी को उठाता है और मान लो खा लेता है, ठीक है। तो उसकी मम्मी आती है, अब वो कहती है कि तूने मिट्टी खाई है ना, मुंह खोल। अब उसे पता नहीं होता मुंह खोलना किसको बोलते हैं। छोटा बच्चा है, घुटनों के बल चलता है अभी वो। तो माँ क्या कहती है? आ कर आ। जब आ करते हैं हम, आ करते हैं तो मुंह ज़्यादा खुलता है। जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत चेक करने वाले होते हैं ना, तो वो भी कहते हैं आ करो, ठीक है, मुंह ज़्यादा खोलो। जब मुंह ज़्यादा खोलेंगे, कौन से स्वर को बोलने में मुंह ज़्यादा खुलेगा? आ, ठीक है। इसकी बात करें देखो, तो विवृत स्वर से आधा मुंह खुलता है, ए, आई, औ, ठीक है। होठों की बात नहीं चल रही, मुंह की बात चल रही, अंदर की मुंह की बात चल रही है। इसमें सबसे कम मुंह खुलता है, जैसे ई, उ, ऊ। इसमें इससे ज़्यादा मुंह खुलेगा, ए, ओ। बोल के देखोगे तब भी आपको महसूस हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें, मुंह के खुलने के आधार पर जो स्वर है हमारे पास में, वो होते हैं बेटा 4 प्रकार के, ठीक है। याद रखो, विवृत एक ही होता है, मध्य स्वर एक होता है, वो दोनों में अंतर है। इस क्रम में आप याद रखिए, है ना। ऐसे देखें, तो होठों या ओष्ठों के आधार पर स्वर के प्रकार। होठों के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। होठों के आधार पर क्या? कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय हमारे होठ लगभग गोल हो जाते हैं, वृत्तामुखी, वृत्त के रूप में हो जाते हैं। कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय हमारे होठ वृत्त के आकार में नहीं होते, है ना, वृत्तमुखी। तो होठों के आधार पर स्वरों के जो प्रकार हैं बेटा, वो 2 हैं, है ना। एक तो होते हैं वृत्तामुखी स्वर, दूसरा अवृत्तामुखी स्वर। अवृत्तामुखी स्वर, है ना। वृत्तामुखी स्वर वो होते हैं जिनको बोलते समय हमारे होठ गोल हो जाते हैं, जैसे ऊ, है ना, ओ, औ। होठ देखिए गोल हो रहा है ना। हाँ, तो वृत्तामुखी स्वर जो होते हैं हमारे पास में, वो 4 होते हैं, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना,
ओ और औ। ये तो हो गए हमारे पास में वृत्तमुखी। ए बोलेंगे तो होठ गोल थोड़ी ना हो रहे हैं। ए आ ई आई ए, होठ गोल नहीं हो रहे। अवृत्तमुखी स्वर में हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे है ना ए आ ई ए आई। ये कैसे स्वर हो गए, ये कैसे स्वर हो गए, अवृत्तमुखी स्वर। छोटी छोटी बातें हैं, बस पढ़ते रहिए आप आराम से, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए उसके बाद में हम बात करें, देखिए है ना, उसके बाद में हम बात करें तो नाक या मुंह से, नाक या मुंह से हवा निकलने के आधार पर, हवा निकलने के आधार पर स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार वो भी होते हैं बेटा दो। नाक या मुंह से जो हवा निकलती है, नाक या मुंह से जो हवा निकलती है, उस आधार पर स्वरों को बांटा गया है दो भागों में। दो भाग कौन कौन से हैं बेटा, देखो ध्यान से, है ना। एक को हम बोलते हैं, एक को हम कहते हैं निर्नुनासिक। अगर इसकी संधि तोड़ोगे, निर पे हलंत लग जाएगा प्लस अनुनासिक, है ना। निर्नुनासिक या मौखिक, इन्हें हम मौखिक भी बोलते हैं, मौखिक स्वर। और एक को बोलते हैं हम अनुनासिक, अनुनासिक स्वर। तो याद रखो, हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर स्वर जो है वो दो प्रकार के हैं, है ना। एक को हम बोलते हैं निर्नुनासिक या मौखिक स्वर, और एक को बोलते हैं हम अनुनासिक स्वर। इनके बारे में कहा जाता है, देखो बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। निर्नुनासिक का मतलब है, निर माने नहीं, अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब है जो नाक से नहीं बोले जाते। इसका मतलब यह है कि इन स्वरों को बोलते समय हवा जो होती है वो हमारे केवल मुंह से निकलती है। इन स्वरों को बोलते समय हवा कहाँ से निकलती है, तो हवा निकलती है मुख से। हवा केवल मुख से निकलती है, बोलते समय हवा केवल, है ना, मुंह से निकलती है, मुंह से निकलती है। हवा केवल मुंह से निकलती है ना। जितने भी स्वर हैं, ए आ ई ऊ ए आई ओ औ, सभी स्वर कैसे होते हैं, तो जितने भी हमारी वर्णमाला में स्वर हैं, सभी स्वर जो है वो निर्नुनासिक होते हैं, क्योंकि उनको बोलते समय हवा केवल मुंह से निकलती है। अगर आप अपनी नाक को बंद कर लेंगे तब भी इनको बोल लेंगे, जैसे ए आ ई ऊ ए आई ओ औ, हो गया। इसमें नाक का कोई रोल नहीं है ना। अनुनासिक स्वर, अब तुम कहोगे कि भाई साहब अनुनासिक कौन सा बचा, तो कोई स्वर अनुनासिक नहीं होता, कोई स्वर अनुनासिक नहीं होता, लेकिन जब उस पर चंद्र बिंदु हम लगा देते हैं तो वह अनुनासिक बन जाता है। ठीक है, तो याद रखो, है ना, इनका या हवा, है ना, इनमें हवा, इनका उच्चारण करते समय हवा मुंह के साथ नाक से भी निकलती है। नाक से भी निकलती है।
इनका उच्चारण करते समय हवा जो है वो मुंह के साथ साथ कहाँ से बेटा, नाक से भी निकलती है। अब सवाल वही है कि कोई भी स्वर हमारा अनुनासिक नहीं होता है, लेकिन वो अनुनासिक बनाया जा सकता है अगर उसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा दें तब, है ना। अगर हम उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, अगर हम उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, जैसे ए, आ के ऊपर चंद्र बिंदु हम लगा दें, ई पे हम चंद्र बिंदु लगा दें, है ना। ऐसे देखिए, अगर स्वरों के ऊपर आप चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वह अनुनासिक बन जाएगा। वो ए नहीं है, वो आ नहीं है, आ है, आ। ठीक है। अब सवाल ये आता, देखिए कहाँ चंद्र बिंदु लगाया जाए, कहाँ अनुस्वार लगाया जाए। अयोगवा में हम लोग पढ़ते हैं ना, अंग अनुस्वार, है ना। यदि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा नहीं हो तब चंद्र बिंदु लगाते हैं, तब चंद्र बिंदु, ये होता है ना, चंद्र बिंदु लगाते हैं, है ना, चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे यह आप इसको पढ़ें, देखो यह पाव, पै आओ है पाव, लेकिन अगर मैं इसे पाँव बनाऊंगा तो मुझे चंद्र बिंदु लगाना पड़ेगा। पाँव बोलते समय आप नाक बंद कर लोगे तो पाँव नहीं बोल सकते आप, है ना। इसके आ की मात्रा लगाइए, मैंने आ की जो मात्रा, ये ऊपर मात्रा नहीं है तो चंद्र बिंदु आप लगाओगे, है ना। जैसे, है ना, ये हो गया आँख, ये आँख है, आँख है ना। लेकिन अगर इसके ऊपर हम लोग चंद्र बिंदु लगा देंगे तो आँख हो जाएगा, ये आँख पढ़ा जाएगा। आँख बोलते समय नाक से एयर आती है, मुंह के साथ साथ हवा नाक से भी निकलती है। अगर आप नाक बंद कर लोगे तो आप नहीं लिख सकते, है ना। जैसे ये हो गया चाँद है, ये चाँद, अगर आप चंद्र बिंदु लगा दोगे तो चांद पढ़ा जाएगा। चंद्र बिंदु उसी पोजीशन में लगाया जाएगा जब शिरोरेखा, ये जो हमने सिर बांधा है ना इन शब्दों का, इसको ऊपर मात्रा ना हो, है ना। अगर ऊपर मात्रा होगी तो हमें अपना नियम थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जैसे यदि शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा हो तब अनुस्वार लगाते हैं। अनुस्वार की मात्रा ये होती है अंग वाली, अयोग में मैं बताऊंगा और आपको इसके बारे में। अनुस्वार लगाते हैं तब हम किसको लगाते हैं बेटा, अनुस्वार लगाते हैं, है ना। जैसे तुमने देखा होगा भाई, जैसे देखा ना, ये सब ये हो गया, ये ईंट है, ईंट, ये ईंट है। क्या ईंट होता, ईंट होता है। अब चूंकि बात इस बात की है कि यहाँ चंद्र बिंदु की जगह नहीं है, ई के मात्रा, ई के ऊपर जो मात्रा है ना, ये यहाँ पर चंद्र बिंदु की जगह ही नहीं बची है, नहीं बची है तो आप क्या करोगे, यहाँ अनुस्वार लगा के जाओगे, यहाँ चंद्र बिंदु नहीं आएगा, है ना। जैसे तुम जानते हो ना, ये ईख होता है, ईख होता है, ईख। अब यहाँ वैसे कायदे में होता है ईख, ईख होता है, ईख होता है तो आप क्या करोगे, ऊपर इसके आपको चंद्र बिंदु लगाने की जगह नहीं बची है, नहीं बची है तो आप केवल बिंदु लगाओगे, आप अनुस्वार लगाओगे, ईख, है ना। जैसे ईंधन, अब ये ईंधन है, ईंधन नहीं है, ये ईंधन है, ईंधन, ईंधन नहीं होता है ना, ईंधन होता है, चंद्र बिंदु की जगह नहीं है, नहीं है तो आप क्या करोगे, आप अनुस्वार लगा के जाओगे, है ना। तो थोड़ा सा इनका प्रयोग भी हमने देख लिया, ठीक है। तो याद रखो, नाक या मुंह से हवा निकलने के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, होठों के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं बेटा, है ना, दो प्रकार के होते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं
घोषत्व के आधार पर स्वर घोषत्व के आधार पर स्वर घोषत्व के आधार पर स्वर है ना। तो देखिए पहली बात तो घोषत्व किसे कहते हैं, कहा जाता है स्वर तंत्रियों में सांस का जो कंपन होता है, स्वर तंत्रियां गले में होती है ना, तो स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन घोष कहलाता है। हमारे जितने भी स्वर हैं सबके सब घोष हैं, है ना। सभी स्वर है ना, सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। घोष कह दो या सघोष कह दो, सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। ठीक है, कोई भी स्वर अघोष नहीं होता। ठीक, अघोष व्यंजन होते हैं कुछ, है ना। तो सभी स्वर जो है वो घोष होते हैं, जैसे ए, आ, ई, ऊ, है ना। ऋ को कह दो, ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, औ हो जाएगा। ए आई, क्योंकि हम उच्चारण के आधार पर कर रहे हैं इनका वेरिएशन, इन्हें उच्चारण के आधार पर हम लोग बांट रहे हैं, लेखन के आधार पर नहीं बांट रहे हम, है ना। तो ऋ को मत लगाइए आप। तो ये घोष होते हैं, जितने भी स्वर हैं सबके सब हमारे घोष होते हैं, है ना। कभी कभी पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है ना, वो घोष के साथ साथ, कौन सा स्वर जो है वो घोष के साथ साथ कंठीय भी है। तो घोष के साथ साथ कंठीय दो ही होंगे, ए आ घोष भी है और कंठीय भी है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक, अब देखिए जाति के आधार पर स्वर के प्रकार, है ना। तो जाति के आधार पर भी स्वर हमने दो भागों में बांटे हैं। जाति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, आपने सुना भी होगा भाई, जाति दो प्रकार की, सजातीय या फिर विजातीय, है ना। तो सजातीय है ना, या सवर्ण स्वर। ठीक, दूसरे होते हैं विजातीय या असवर्ण स्वर। ठीक, देखिए सजातीय का मतलब क्या है, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण एक ही जगह से होता हो, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण एक ही जगह से होता हो और एक ही प्रयास से होता हो, है ना। समान प्रयास और समान स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सजातीय स्वर कहलाते हैं। तो सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे ए, आ, ई, ऊ, ये सजातीय स्वर है। विजातीय स्वर में क्या क्या आएगा, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे विजातीय स्वर है ना। तो 2 4 6 8 10। तो याद रखो सजातीय स्वर का मतलब क्या है, जिनका उच्चारण समान स्थान और समान प्रयत्न से होता है, वो सजातीय स्वर है। विजातीय स्वर क्या, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण अलग अलग स्थान और अलग अलग प्रयासों से होता है, प्रयत्न से होता है, वो विजातीय स्वर है ना। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो हमारे पास में उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर उत्पत्ति के आधार पर
स्वर के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार होते हैं बेटा दो, है ना। कौन कौन से होते हैं देखिए, है ना। एक को हम कहते हैं मूल स्वर, है ना। दूसरे को हम कहते हैं संधि स्वर। या इन्हें संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, संधि स्वर या संयुक्त स्वर, है ना। अब देखो मूल स्वर क्या है ना। वो आपने सुना होगा, मूल चीज़ें वो होती हैं जो दूसरी चीज़ों से मिलकर नहीं बनती, वो मूल चीज़ें होती हैं, मूल वस्तुएं होती हैं। ऐसी मूल स्वर अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा तो ऐसे स्वर जो अन्य स्वरों की सहायता से मिलकर नहीं बनते हैं उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। संधि स्वर किसको कहोगे? ऐसे स्वर जो मूल स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? संधि स्वर कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, दोबारा देख लो आप, है ना। ऐसे स्वर जो अन्य स्वरों की सहायता से मिलकर नहीं बनते हैं मूल स्वर कहलाते हैं। संधि स्वर ऐसे स्वर जो मूल स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं संधि स्वर कहलाते हैं, है ना। तो कौन कौन से हमारे पास मूल स्वर है देखिए, तो मूल स्वर में आता ए, ई, उ, छोटा उ, ये मूल स्वर है। संधि स्वर में क्या क्या आएगा देखो, संधि स्वर की हम बात करें तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे जो है बेटा ये हमारे संधि स्वर है ना। अब संधि स्वर के दो भाग बना दिए हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं संधि स्वर में? देखो दो भाग संधि स्वर में होते हैं। एक को तो हम कहते हैं दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर, है ना। और बेटा एक को कहते हैं हम संयुक्त संधि स्वर, है ना। संध्याक्षर भी कहते हैं संयुक्त संधि स्वर, ठीक है। तो दीर्घ संधि स्वर में जो दीर्घ वाले हैं, जैसे बड़ा आ, दीर्घ माने बड़ा होता है ना, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना। दीर्घ संधि स्वर है क्या? ये सजातीय वर्णों से मिलकर बनते हैं और ये विजातीय वर्णों से मिलकर बनते हैं, है ना। ये सजातीय स्वरों से मिलकर बनते हैं, ये विजातीय स्वरों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से स्वर जो हमारे दीर्घ संधि स्वर में आते हैं बेटा? दीर्घ संधि स्वर में आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। जैसा बड़े आ को आपने देखा होगा ए प्लस ए भी लिखते हैं हम, है ना। ए प्लस आ भी लिखते हैं, ए आ प्लस ए भी लिखते हैं, आ प्लस आ भी लिखते हैं, है ना। बड़ी ई को हम देखें तो छोटी ई प्लस छोटी ई, या छोटी प्लस बड़ी ई, या बड़ी प्लस छोटी ई, या दोनों जगह बड़ी ई। ऐसे बड़े ऊ को हम क्या लिखते हैं बेटा? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, या छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, या फिर बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, और दोनों जगह बड़ा ऊ, ठीक है। तो तीन हो गए हमारे दीर्घ संधि स्वर। ऐसी संयुक्त संधि स्वर में कौन कौन से आते हैं? चार बच गए, एक ए, एक आई, है ना, एक ओ और एक औ, है ना। इन्हें देखो जैसा मैंने कहा ना, ये जो होते हैं सजातीय स्वरों से मिलकर बनते हैं और ये विजातीय स्वरों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो ये विजातीय स्वरों से मिलकर बनते हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं। मतलब ये जैसे ए को आप लिखोगे, है ना, ए प्लस ई, या ए प्लस बड़ी ई, या बड़ी प्लस ए प्लस छोटी, ए प्लस बड़ी, आ प्लस छोटी, आ प्लस बड़ी। आई को आप लिखोगे ए प्लस ए, ओ को आप लिखोगे ए प्लस ऊ, औ को आप लिखते हो, है ना, ए प्लस ओ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में हमने आज स्वरों के सभी प्रकार देख लिए, है ना। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो थोड़ा मैंने पिछली वीडियो में बताया था और आज मैंने दूसरी वीडियो में बता दिया, ठीक है। तो जितने भी स्वर थे वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। स्वरों के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है।
किसी भी एग्ज़ाम में वर्णमाला का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं बचेगा। आप नोट्स बनाते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।